क्लास हम फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मैंने माइंड मैप आपको भेजा है, उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सारे रूल्स वगैरह के विषय में क्लियर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहला है हमारा यूक्लिड थ्योरम आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना अपने एनसीईआरटी से। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ये कर रहा है, इसका मीनिंग समझा दे रहा हूँ, बाकी आप नोट कर लेना कि अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर है, अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर है और अगर ए बड़ा है बी से, तो हम ए को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जिसमें बी को हम करते क्या है, ए को बी से डिवाइड करते हैं। ए को जब आप बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक टर्म आएगा, इसको हम कोशेंट करते हैं और जो नीचे आएगा उसको हम रिमाइंडर करते हैं, ये आपको पता है। और दूसरी बात आपको डिवीजन एल्गोरिथम भी पता है 9th क्लास में, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड ए जो है वो इक्वल टू होगा डिवाइजर बी इंटू कोशेंट क्यू प्लस में रिमाइंडर आर। इसमें आर का कंडीशन होता है कि 0 या 0 से बड़ा लेकिन डिवाइजर से छोटा। आपको पता होगा कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं आता, उसके बराबर भी नहीं आता, हमेशा इस डिवाइजर से छोटा होता है। आप ये प्रैक्टिकली करके देखोगे पता चल जाएगा। और 0 से बड़ा होता है, मिनिमम रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होगा। तो यूक्लिड ने यही कहा है कि अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर है, अभी जैसा मैं आपको बताया कि ए और बी हमारे पास अगर दो नंबर हैं तो ए को हम बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। अब इसको जो हम इसके हेल्प से यूक्लिड ने आपको एचसीएफ निकालने का मेथड बताया है, तो इसके लिए 2-3 टर्म आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं एलोगरिथम बताऊंगा। बेसिकली एक टर्म आता है एलोगरिथम, आपके बुक में पेज नंबर 4 पे ऊपर ही पैराग्राफ में जो एलोगरिथम होता है वो किसी भी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व करते हैं उस प्रोसेस को एलोगरिथम कहा जाता है। और उसके बाद इसमें एक वर्ड लीमा आता है। लीमा जैसे आपने 9th में पढ़ा है, लीनियर वो उसमें 5th चैप्टर में 9th क्लास में यूक्लिड वाला, जहां पर कि हमने पढ़ा था कि थ्योरम होता है, स्टेटमेंट होता है, लीमा होता है। तो लीमा भी एक तरह का प्रूवन स्टेटमेंट है और इसको हम इसके हेल्प से हम अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। इसी पेज पर आपको लास्ट 3 स्टेप दिया हुआ है कि हाउ कैन यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स या मोर देन 2 नंबर्स। इसको आप पढ़ लेना। जहां पर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है उसी सिचुएशन में जो बी है वो हमारा एचसीएफ कहलाता है ए और बी का। अब हम इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 का मैं आपको थर्ड पार्ट करके बता दे रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ कैन यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर विद हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। 2 नंबर हमारे पास 867, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड आप लोग ट्राई करना, अगर डाउट होगा फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। इसमें आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, 867 एंड 255। अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमें पता है 867 इज ग्रेटर देन 255, तो हम ये साइड में 867 को 255 से डिवाइड करेंगे। ये 3 टाइम्स जा सकता है, 765, 7 में से 5 गया, 2, 0 और 1। अब हम इसको लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3, ध्यान से देखो, 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर अब ये जो 255 है इसको हमें डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आया था उससे 102 से, ये 2 बार में जाएगा, 204, 1 और 5, 51 आ गया। यानी कि 255 को हमने 102, ये रिमाइंडर यहाँ आ गया, ये 255 यहाँ आ गया, रिमाइंडर यहाँ आ गया और ये गया 2 बार में और रिमाइंडर आया हमारा 51। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इस 51 रिमाइंडर से 102 को डिवाइड करोगे, ये 2 बार में जाएगा और ये पूरा कट गया।
यानी 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ध्यान रखना, जहां रिमाइंडर 0 आ गया उसके जस्ट ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो HCF कहलाता है। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा HCF ऑफ 867 and 255 इज 51। ये हमारा आंसर हो गया। फिर से एक बार सुन लो, जहां रिमाइंडर 0 आएगा उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारा HCF कहलाता है। तो अभी आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है HCF निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, 7th में पढ़े और लॉन्ग डिवीजन मेथड, और ये तीसरा है यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर 1 आप कर लेना। एग्जांपल नंबर 2 के विषय में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने इवन नंबर और ऑड नंबर के विषय में पढ़ा है। इवन नंबर हम उसे कहते हैं जिसको जो 2 से डिविजिबल होता है, और ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जिसको हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आए। हम इसको अदर वर्ड्स में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मान लो किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। जैसा कभी बताया मैं आपको कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो अगर हम किसी नंबर को a इज इक्वल टू 2q प्लस r लिखेंगे तो यहाँ r जो है वो b से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। यानी कि जो पॉसिबल रिमाइंडर आया यहाँ पर, पॉसिबल रिमाइंडर वो 0 या 1 आता है। तो यही इसका मेन इशू है, मेन कंडीशन है। किसी भी नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर होगा, और रिमाइंडर 1 आता है तो वो ऑड नंबर होगा। अगर किसी नंबर को 4 से आप डिवाइड करते हो, 2 से तो हो गया 0 और 1, और अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर जो है वो 0, 1, 2 एंड 3 आता है। ये भी आपको पता है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो नंबर इवन होता है, और 1, 3, 5, 7 आता है तो वो नंबर ऑड है। तो अगर किसी नंबर के एंड में रिमाइंडर में, यानी कि यहाँ r के जगह पर 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो नंबर इवन होगा, और अगर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है तो वो नंबर ऑड होगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भेजूंगा, फिर आपको जिस चीज में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझसे पूछना, फिर हम नॉर्मल क्लास में भी उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, उनका सॉल्यूशन वीडियो बना के भेजना पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो आपको टेक्स्ट बुक में थ्योरम नंबर 1.2 है, पेज नंबर 8 का लास्ट पैराग्राफ। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, जैसा आपको पता है कि नंबर एक प्राइम होता है और दूसरा कंपोजिट होता है। तो ये भी आपको पता है कि प्राइम नंबर कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज्ड, बट कंपोजिट नंबर को हम 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका थ्योरम नंबर 1.2 है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 और मोर प्राइम नंबर। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास 15 है तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। मान लो हमारे पास 42 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 into 7। तो इस तरह से जितने भी कंपोजिट नंबर है इसको हम 2 और मोर से मोर के फॉर्म में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको बता दूं, डिविजिबिलिटी रूल आपने इसमें पढ़ी होगी। किसी भी नंबर के एंड में जब 0 होता है तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, और 10 से डिविजिबल होने के लिए उसके फैक्टर के अंदर, या 0 से एंड होने के लिए उसके अंदर फैक्टर के तौर पे 2 और 5 दोनों का आना जरूरी होता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में मिलता है कि 4 का पावर n है, 6 का पावर n है, 9 का पावर n है, क्या इनको हम जब पूरा एक्सपेंड करेंगे, पूरी सॉल्व करेंगे तो क्या उसके एंड में 0 आएगा? तो इसका आंसर है नो। एग्जांपल आपको किया हुआ है, आप उसको पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये 2 का पावर 4 का पावर n है तो 4 को हम 2 का पावर n लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर 2n हो गया। और आपने पढ़ा होगा कि 2 का पावर 5 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना।
अब अगर यहाँ 2 का पावर 2n है, यानी कि 2 को 2 into 2 into 2n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें एक भी 5 नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर 6 का पावर n है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3 का पावर n है, तो 2 का पावर n और 3 का पावर n, इसमें 2 भी n टाइम्स आएगा और 3 भी n टाइम्स आएगा, यानी ये नंबर भी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई 5 नहीं आ रहा है। 9 है, इसको हम 3 का पावर 2 का पावर n लिख सकते हैं, यानी 3 का पावर 2n, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, उसके एक्सपेंशन में कम से कम एक 5 और एक 2 आएगा, तभी वो नंबर के एंड में, उसके रिजल्ट के एंड में 0 आ सकता है। अब इसके बेस पर आपको 1.2 के क्वेश्चंस करने हैं और बहुत ही आसान है, ये आपके 9th क्लास वाला ही है पूरा का पूरा। 2 नंबरों का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो इसके क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भेजूंगा, फिर जाकर के हम उसको उसमें जो हम जूम ऐप पर आप लोग ऑनलाइन होना, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैं वैसे बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। वैसे भी ये वीडियो भी कल आपको काम चलाने के लिए दिया जा रहा है, इन सारे टॉपिकों को हम नॉर्मल क्लास में फिर से करेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, 26 एंड 91। अब 26 को आप फैक्टराइज करो, तो 26 को फैक्टराइज करोगे तो 2 into 13 आएगा, क्योंकि अभी फर्दर नहीं हो सकता है, 13 इज ए प्राइम नंबर। और इसका आएगा 91 का 7 into 13। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अभी दोनों में कॉमन फैक्टर देखो, तो कॉमन फैक्टर आपका केवल 13 आ रहा है, तो ये 13 हो गया। और अगर इसी में एलसीएम निकालना हो तो हम कॉमन फैक्टर को तो लिखते ही हैं एक बार, 13 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी ले लिया जाता है और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ गया आपका एलसीएम। यहाँ एक रिजल्ट भी है जो आप इसमें वेरीफाई, यहाँ एक रिजल्ट भी है जो आप इसमें वेरीफाई करोगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ करके देखो आप, एलसीएम आया हमारा 182, एचसीएफ है हमारा 13, और पी और क्यू यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल के देखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 26 इंटू 91, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तुम खुद देखना, इन दोनों का रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर 2 नंबर्स। माइंड मैप पे भी देखोगे तो ये आपको मिलेगा। तो आप 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस को ट्राई करना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, उसके आप चेक करना, फिर उसकी डाउट्स पूछना, फिर हम एक दिन नेक्स्ट में 1.3 और 1.4 दो एक्सरसाइज को कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा फॉर टाइम बिंग। फिर जब लॉकडाउन खुलेगा हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे रियल नंबर, और जैसा कि आपको याद होगा 9th में हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर 2 तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं रेशनल और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल। तो अभी तक हमने 1.1 और 1.2 जो एक्सरसाइज पढ़ी उसके अंदर रेशनल नंबर के विषय में था। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले थ्योरम नंबर 1.3 आ रहा है, 1.1 1.2 के बाद 1.3 है। लेट p be a prime number if p divide a square then p also divide a। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर है, अगर हम इस एग्जांपल के तौर पर मान लो कि हमारे पास प्राइम नंबर है 2, अगर जो 2 जो है अगर 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 4 को भी डिवाइड करेगा, 6 स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो 6 को भी डिवाइड करेगा। ये आपका थ्योरम नंबर 1.3 कह रहा है, और इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार लगा कर आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है प्रूफ इसका केवल आपको क्वेश्चन में सॉल्व कर प्रूफ यूज करना है।
तो इसके हेल्प से हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। जैसे आपके सामने है √2, √2, √3, √5, √7, √6, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। मीन जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उसका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। तो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, या √3 या √5 या √7 वगैरह वगैरह। सबका फॉर्मेट सेम होता है। मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ हाउ कैन वी प्रूव दैट कि √5 इज इरेशनल नंबर। बाकी दो आपको एक्सरसाइज एग्जांपल में दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप एक्स्ट्रा है, तो मैं जो फॉर्मेट दे रहा हूँ उसी के बेस पर आप करना है। तो हम सबसे पहले इसको सपोज करेंगे, लेट हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसको रेशनल सपोज करेंगे, इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। तो हमने सपोज कर लिया कि √5 इज अ रेशनल नंबर, और आपको पता है कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देयरफॉर √5 कैन बी रिटन एज p/q, वेयर q is not equal to 0 and pq belongs to z, यानी p और q दोनों ही इंटीजर हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5q हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू p, फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब जो p स्क्वायर है वो q स्क्वायर का 5 टाइम्स है, इसका मतलब है कि सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। आप कोई नंबर लेकर के देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर p स्क्वायर की वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि जो p स्क्वायर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। और अभी हमने थ्योरम 1.3 किया, तो देन बाय थ्योरम 1.3 p is also divisible by 5। तो अगर p 5 का डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि p जो है वो 5 का मल्टीपल भी होगा। तो हमने p को 5r सपोज कर लिया, फिर p स्क्वायर जो है वो 25r स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो देयरफॉर 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। यहाँ पर क्या 5p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर के इक्वल, और p स्क्वायर 25r स्क्वायर के इक्वल। आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो ये 5 से 25 करके q स्क्वायर की वैल्यू आ गया 5r स्क्वायर। अब मैं यहीं पर हाथ यहाँ पर कर दे रहा हूँ, q स्क्वायर की वैल्यू 5r स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि q स्क्वायर इज आल्सो। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहला स्टेप आपका फ्रैक्शन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है तो कटा लो, और नहीं कट रहा है तो उसके बाद अब आपको q को फैक्टराइज करना है। q के फैक्टर में जितने भी प्राइम फैक्टर q का यानी डिनोमिनेटर का हो रहा है उसमें केवल या तो 2 आएगा या केवल 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा। इसके अलावा तीसरा नंबर कोई नहीं आना चाहिए। प्राइम की बात कर रहा हूं मैं। अगर केवल 2 या केवल 5 या 2 and 5 आता है तो वो जो फ्रैक्शन है वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए तो ये बहुत ही सिंपल। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे अगर आप 7th क्वेश्चन की बात देखो, फर्स्ट का 7th पार्ट, तो उसमें आपको 2 के साथ 5 के साथ 7 भी आ रहा है, तो ये हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। और जो एक 6 क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे 6/15 है, आपको लग रहा है कि इसका फैक्टर 3 भी है, लेकिन जैसे हमने इसको फैक्टराइज किया, ऊपर भी कर लो और नीचे भी कर लो, हमारा ये 3 से 3 कट के ये 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसके डिनोमिनेटर में केवल 5 लोग एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, सॉरी
हमारा डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। तो आप इसके क्वेश्चंस करना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा विद कंडीशन रीजन। फिर ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसके क्वेश्चंस करोगे, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेज दूंगा। आज ये चीज कर दूंगा मैं, आज आप इसको पूरा करना, फिर मैं नेक्स्ट आपको जो वीडियो भेजूंगा वो चैप्टर 2 का भेज दूंगा। फिर 1, 2 और 3 आपका पूरा हो जाएगा। तब तक आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।